औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शहज़ाद शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत के साथ। हमारे पिछले प्रोग्रामों में हमने कुछ मेहमान बुलाए और उनके साथ बात की कि हम सनत कमज़ोर, मईशत कमज़ोर, हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। जो सबसे पहला कंसल्टेटिव प्रोसेस हमारा चल रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हर कारोबारी आदमी ने, हर प्रोफेशनल ने, हर वकील ने जो एडवोकेट है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने एक ही बात की कि हमारे लॉज वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं देते कि इंसाफ मुहैया किया जा सके। हमारे लॉज जब तक लीगल फ्रेमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इंसाफ की तरफ, खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और हमने उसकी वजह जानने की कोशिश की, ये क्या वजह है कि हमारे लॉज वही हैं जो गुलामों को गुलाम रखने के लिए थे, आज तक वो क्यों नहीं बदले जा रहे। तो वजह सामने ये आई कि जो इन कवानीन के बेनिफिशरी हैं, जो इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ही सबसे बड़ी रुकावट है। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम में हम जो बात करने जा रहे हैं वो कि क्या अगली हुकूमत जो बन रही है, नून लीग क्या हुकूमत में आना चाह रही है, वो अपोजिशन को क्यों पसंद कर रहे हैं, पीपल पार्टी अपोजिशन को क्यों पसंद कर रही है, पीटीआई अपोजिशन में क्यों बैठना चाह रही है, हर पार्टी अपोजिशन में बैठना चाह रही है। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि जो लॉज जिन पे अमल दरामद हो रहा है उस लीगल फ्रेमवर्क के तहत इन पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं है। 2/3 मेजोरिटी होगी तो लॉज को अपने शॉर्ट टर्म फवायद के लिए यूटिलाइज कर लिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं है नाजरीन, तो जो लॉज हैं उनको अपने फवायद के लिए हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगला जो मैस है, जो मैं कहा करता हूं कि डेफिसिट स्टेज गुजर गई, क्रंच स्टेज गुजर गई, आगे क्रैश की स्टेज है। अगर हमने पाकिस्तानियों की इनकम ना बढ़ाई तो क्रैश ही क्रैश है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, बहुत से दोस्तों का ये सवाल आया कि क्या वजह है कि आने वाली हुकूमत, आने वाली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत क्यों नहीं लेना चाह रही, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं। नाज़रीन, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज उनके लिए है कि जो बजट अनाउंस हो रहा है, जो IMF प्रोग्राम आगे इनको एक्सेप्ट करना पड़ना है, उसमें मुश्किलात हैं अवाम के लिए। क्योंकि हम पाकिस्तानियों की इनकम चूंकि डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो हम इस काबिल नहीं है कि हम अगली पेमेंट जो हम पे ड्यू है हम कर सकें। उसके लिए मैंने आज कोशिश की कि मैं अपने नाजरीन के सामने कुछ फैक्ट्स रखूं जिनकी बेस पे आने वाली हुकूमत मुश्किल ही मुश्किल में है, मुश्किलात में ही मुश्किलात में है। सबसे पहला पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इनकम है कितनी। 2020-21, 21-22, 22-23 और 23-24 के बजट से हम एनालिसिस करेंगे कि हमारी इनकम कितनी है, फेडरल गवर्नमेंट की इनकम कितनी है। 2020-21 में हम पाकिस्तानियों की जो टैक्स पेमेंट थी उनमें अगर प्रोविंशियल शेयर निकाल दिया जाए नाजरीन, तो 3700 अरब फेडरल गवर्नमेंट की इनकम है। 3700 अरब को अगर हम एनालिसिस करें कि ये कितने डॉलर बनते हैं, उस वक्त तकरीबन हम अंदाजा कर लेते हैं 155 रुपए का डॉलर एवरेज अज्यूम कर लें, तो ये 24 बिलियन डॉलर की हमारी इनकम थी। 2020-21 में 24 बिलियन डॉलर फेडरल गवर्नमेंट की इनकम है। 2021-22 में आज नाजरीन, फेडरल गवर्नमेंट की इनकम 4500 बिलियन के करीब पाकिस्तान रुपीस में, लेकिन उस वक्त डॉलर रेट था 170 रुपए। तो 21-22 में जो गवर्नमेंट की इनकम बनी नाज़रीन, वो 26 बिलियन रही। कंपैरिजन करें, 2020-21 24 बिलियन, 2021-22 26 बिलियन डॉलर। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आया 2022-23 में हमारी इनकम बढ़ के होगी 4900 बिलियन रुपीस। लेकिन डॉलर टर्म में उस वक्त हमारा डॉलर 204 रुपए पे हो तो 24 बिलियन डॉलर हमारी इनकम। 3 साल हो गए नाज़रीन, 21-22, 22-23 और उससे पहले 20-21, 3 सालों में हमारी फेडरल गवर्नमेंट की इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन रुपी टर्म में बढ़ गई, परफॉर्मेंस आ गई नजर। अगला 2023-24 टफ साल आया जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनकम 6887 अरब, लेकिन डॉलर भी चूंकि 280 तक पहुंच चुका था, तो अगर उसको हम डॉलर टर्म में देखें तो नाजरीन 24 बिलियन डॉलर। अब आ जाए नाजरीन, पिछले 4 सालों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनकम स्टैटिक है 24 बिलियन डॉलर पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जब हम खर्चे देखते हैं नाजरीन, महंगाई देखते हैं, सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें देखते हैं,
सरकारी मुलाजमों के खर्चे देखते हैं तो वो कहां तक जाते हैं नाज़रीन, वो भी इंपॉर्टेंट है देखने। और इसी $24 बिलियन की इनकम में से हमने सूद पे करना है, वो कितना है? इसी $24 बिलियन इनकम में से हमने किस्तें उतारनी है कर्जों की, वो कितनी है? इसी $24 बिलियन में से हमने डिफेंस के खर्चे करने, वो कितने? और इसी $24 बिलियन में से हमने हेल्थ, एजुकेशन और इससे रिलेटेड छोटे छोटे खर्चे हैं जो आवाम पे होने हैं, वो कितने? नाज़रीन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, सरप्राइज होगा कि अभी जो मैं फिगर बताने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं फिगर बताऊंगा सूद की और लोन रिपेमेंट की। सूद की फिगर में आपको वो फिगर दूंगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी किताबों में लिखी। नाज़रीन ये रियल नहीं है, अपनी किताबों में जो उन्होंने लिखी है वो फिगर है जो विंडो ड्रेस्ड है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल फिगर क्या है नाज़रीन, वो मैं आपको बताता हूं। 2020-21 में नाज़रीन हमारे ऊपर जो सूद की पेमेंट थी वो थी 2,946 अरब। हमारी इनकम थी उस वक्त 3700 अरब। 3700 अरब में से ये 2,946 मतलब 3,000, 3700 अरब में से 3,000 अरब निकाल दें जो सिर्फ और सिर्फ सूद है। इसका मतलब ये हुआ नाज़रीन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो 95% इनकम है वो सारी की सारी सूद में जा रही है। ये कौन सा 22-24 करोड़ मुल्क आवाम का मुल्क है जिसमें कि सूद ही सूद है और सूद ही की पेमेंट है जो दी जा रही। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम अगले साल में चलते हैं। अगले साल में हमारी नेट इनकम है 4,497 अरब और हमारा सूद है 3,060 अरब। और मैंने उस वक्त कहा था कि ये मुमकिन नहीं है कि अगर पिछले साल में जबकि हमारे आउटस्टैंडिंग डेट जो था, जो पेमेंट थी वो 11,939 अरब थी, तो सूद 2,900 अरब था। तो इस साल 2021-22 में डिमांड ऑफ ग्रांट कह रही है कि 23,564 अरब की हमने कर्ज उतारना है, किस्तें देनी है और सूद 3,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ने यहां पे डंडी मारी कि हम पाकिस्तानियों को जब 11,000 अरब की पेमेंट थी तो सूद 3,000, जब हमारी 23,564 की पेमेंट ड्यू हुई तो सूद फिर भी 3,000 समथिंग। तो उसका रिजल्ट ये कि इसके बाद उन्होंने एडजस्टमेंट की जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिसमें थोड़ी बहुत चेंजेस है। एनी हाउ इंपॉर्टेंट क्या है नाजरीन कि इनकम 4,400 अरब और सूद 3,000 अरब। उससे अगले साल आ जाए 21-22 के बाद 22-23 में हमारा इनकम 4,900 अरब और हमारी जो सूद है वो 3,950 अरब। तो खास फर्क नहीं है, 90% प्लस ही हमारे जितनी हमारी इनकम डिक्लेयर की जा रही है 90% के अराउंड ही हमारा सूद हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताता है। मैं नहीं बोल रहा सर, ये डॉक्यूमेंट बात कर रहे हैं। आप कहीं भी आप इंटरनेट पे जाएं, डिमांड ऑफ ग्रांट प्रिंट करें, उसमें आपको पता चल जाएगा कैबिनेट ने कितना सूद अप्रूव किया। और हाँ, अगर कोई स्टेट बैंक का एम्प्लॉय डायरेक्टर हमारी हेल्प करे, मेरी ख्वाहिश है कि वो हमारी हेल्प करे, वो बताएंगे कि एक्चुअल सूद कितना पे हुआ। अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उस साल 3,900 अरब की अप्रूवल ली है सूद पेमेंट करने की, लेकिन सूद अगर पे किया गया है 4,000-5,000 अरब, तो ये हम पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती है। आपका जो 2023-24 साल आया सर जो भी गुजर रहा है, उसमें हमारी इनकम है 6,887 अरब। अब नाजरीन हमारी जो नेट इनकम है फेडरल गवर्नमेंट की, सूद 7,303 अरब अप्रूव किया गया कि हमारी नेट इनकम कम है, सूद ज्यादा है। और मजे की बात ये नाजरीन कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में से कोई एक दोस्त भी सामने नहीं आया जो इस क्वेश्चन को, इस सवाल को डिनाई करे कि जब ये 7,303 रुपए का बजट अप्रूव हो रहा था उस वक्त काइबर कम था। अब काइबर 22-23% पे, 22% पे, 20 से 23% के दरमियान पिछले कुछ 4 महीने में रहा है। तो काइबर तो डबल हो गया। जब काइबर डबल हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो सूद पे करना है स्टेट बैंक को, कमर्शियल बैंक्स को और आवाम जिन्होंने इसके ऊपर पेमेंट की हुई है उनको, वो 7,300 तो नहीं रहा होगा। अगर एक्चुअल फिगर आए सामने तो वो 7,300 नहीं, वो 10,000 शायद 12,000 अरब से भी ज्यादा हो। नाज़रीन ये वो वजह है कि आने वाले वक्त में कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इनकम जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR इकट्ठा करेगा, वो पूरी की पूरी इनकम, नेट इनकम भी अगर हम दे दें तो हम सूद ही की पेमेंट नहीं पे कर। सूद की पेमेंट पूरे मुल्क की इनकम। सब मैं मिसाल देता हूं उसके ऊपर नाज़रीन कि अगर मेरी सूद ही की पेमेंट कवर हो जाए तो फिर भी ये पॉलिटिकल पार्टीज आके हुकूमत ले लेंगी, क्योंकि फिर वो अपने लेंडर से ये कहेंगी कि देखें हम अपना सूद पे करने में खुद मुख्तार हैं। चूंकि हम सूद पे करने में खुद मुख्तार हैं, इसलिए आप हमें लैंडिंग
और दे दें, आप हमें कर्ज और दे दें। नाज़रीन, ये इतना बड़ा धोखा है हम पाकिस्तानियों के साथ, जिसके ऊपर हम बैठे हुए काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस प्रॉब्लम को देखें और अपने इक़्तिदार आला में जो हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जिनको अल्लाह ने ये अथॉरिटी दी है कि हम पे हुक्मरानी करें, उन सब से ये दरख्वास्त है कि जब तक आप रूट कॉज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप मसले का हल नहीं तलाश कर सकेंगे। अब देखिए, मैंने पिछले 4 सालों का रेफरेंस दिया। 4 सालों में जो सूद की पेमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेट इनकम के 90% के करीब रही, लेकिन इस साल में जो अभी जा रहा है उसमें सूद की पेमेंट हमारी नेट इनकम से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है एक्चुअली, लेकिन जो कैबिनेट में डिमांड ऑफ ग्रांट में प्रूव हुई थी उसमें वो उससे ज्यादा थी। 6,887 अरब इनकम, 7,300 अरब हमारा सूद। नाज़रीन, बात यहां खत्म नहीं होती। दुख की बात यह है कि जब हम ये सूद जिस अमाउंट पे पे कर रहे हैं, हम उसको पे करने की पोजीशन में भी नहीं है। मैं बात करता हूं 2020-21 में, जब हमारी इनकम 3,700 थी, तो हमने जो किस्तें पे करनी थी वो 3 गुना थी। वो तकरीबन 11-12 हज़ार अरब की, जी बिल्कुल 11,938 अरब की किस्तें थी। अगर इसमें सूद में ऐड कर दूं तो हमारी 11 और जो 2 3 12 13 14 15, नाजरीन 3,700 अरब इनकम और 15,000 अरब का सूद और किस्तें जानी है। अगले साल भी इसी तरह की सिचुएशन है कि 4,400 अरब की इनकम और 23 जमा 3 26,500 अरब का सूद और किस्तें। उससे अगले साल चले 2022-23, इसमें हमारी सूद 4,000 और 22,700 और 26,700 अरब का सूद और 5,000 अरब की इनकम। नाज़रीन, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अभी करंट ईयर में 24,000 अरब की सूद की किस्तें हैं और 7,000 अरब कम से कम जो डिमांड ऑफ ग्रांट है, 31,000 32,000 अरब। अगर मैं वो सूद, चूंकि काइबर रेट बढ़ गया, अगर वो भी डाल दूं तो 37,000 अरब के करीब सिर्फ सूद और लोन की किस्तें जानी है। आने वाली हुकूमत इसको मैनेज नहीं कर पाएगी। आने वाली पॉलिटिकल पार्टी सफाए हस्ती से ही मिट जाएगी, क्योंकि जब इस डॉलर, इस चीज को, इस पेमेंट को मैनेज करने के लिए शॉर्टकट अडॉप्ट करेंगे। पीटीआई गवर्नमेंट आई 2018 में, उनको सर्वाइवल के लिए शॉर्टकट लेना पड़ा। शॉर्टकट क्या है नाजरीन? शॉर्टकट ये है कि हम पाकिस्तानियों की जो सेविंग है उसको छीन लें, एक शॉर्टकट। एक दूसरा शॉर्टकट ये है कि जो पाकिस्तानियों ने इस साल में कमाना है उसकी वैल्यू छीन लें। तीसरा शॉर्टकट, जो हमारे आने वाले बच्चों ने इनकम कमानी है उस इनकम की वैल्यू छीन लें। नाजरीन, ये 3 किस्म की वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान छीन लेता है तो इनको सर्वाइवल मिलता है। इस छीनने में करेंसी डिवैल्यूएशन जो होती है उसमें जाते हुए ये मामलात इस तरीके से मैनेज होते हैं कि वैल्यू छीन ली जाती है। मुझे सवाल किए हैं हमारे दोस्तों ने मीडिया में इधर और कंसल्टेटिव प्रोसेस में कि पिछले प्रोग्राम में आपने 2,400 बिलियन डॉलर कहा है कि हम पाकिस्तानियों का नुकसान हुआ, इसको साबित करें। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक। इसके ऊपर 2,400 बिलियन डॉलर का जो नुकसान हुआ है, मैं उसके ऊपर स्पेशल इंशाल्लाह प्रोग्राम करूंगा और उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर करूंगा और अपना नंबर भी शेयर करूंगा कि इसके ऊपर जो दोस्त, जो लॉयर, जो जज, जो प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिटी का मेंबर चैलेंज करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। जो इस कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहे मोस्ट वेलकम। जब हमें प्रॉब्लम पता चलेगी तो हम उसके इलाज की तरफ चलेंगे। नाजरीन, इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलूं, शॉर्टकट के ऊपर बात हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शॉर्टकट क्यों लेती है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शॉर्टकट लेने हैं तो सर्वाइवल है। क्या आने वाली हुकूमत शॉर्टकट लेगी? नाजरीन, जो भी हुकूमत आएगी वो शॉर्टकट लेगी तो मार खाएगी, क्योंकि अवाम इस वक्त जो एक 100 रुपए का डॉलर हुआ करता था चंद साल पहले, वो इस वक्त 300 के करीब पहुंचा हुआ है। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शॉर्टकट क्या है और सरकारी मुलाजमीन किस तरीके से शॉर्टकट से बेनिफिट उठाते हैं और अपनी नॉन परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शहजाद शौकत प्रोग्राम सनत व मईशत के साथ हम बात कर रहे थे कि आने वाली हुकूमत किसकी होगी और आने वाली हुकूमत, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जिम्मेदारी नहीं उठा रही कि हम हुकूमत उठाएं, हुकूमत बनाएं। अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमेशा, लेकिन अपोजिशन का बेनिफिट कब होता है? जब उसको पता हो कि आने वाली हुकूमत ने फेल होना ही होना है। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो ये है कि जो भी हुकूमत बनाएगा
उसका वोट बैंक टूट जाएगा। इस वक्त जिसने हुकूमत बनानी है उसके गले में ऐसा तौक आ जाना है कि आने वाली नस्लें उसको याद रखेंगी कि ये उसके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के साथ ये हुआ था। ब्रेक से पहले मैं बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की इनकम इस काबिल नहीं है कि उसे सूद पे कर सके। तो आज की सिचुएशन क्या है जिसमें कि हमारी इनकम जब सूद ही नहीं पे कर सकते तो हमारे लिए हल क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से आने वाली नस्लों के कमाई पे, उनके रिसोर्सेज पे डाका मारता है? पहले भी बात की, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बात करता हूं। शॉर्टकट कैसे मारे जाते हैं मैं मिसाल देता हूं। मैं एक बैंक हूं, बैंक के पास में गया कि मुझे कर्ज चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान IMF के पास जाता है कि मुझे कर्ज चाहिए। जब IMF के पास जाता है, IMF कहता है कि आपके पास कोलेटरल क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं, आप मुझे पैसे वापस कैसे करेंगे, IMF प्रोग्राम जो हम देंगे उसके ऊपर अमल कैसे करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन में एक बात सामने आती है IMF के कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज इतना बड़ा है, लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो IMF कहता है कि लायबिलिटी पे करो। हम कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, तो IMF कहता है लायबिलिटी कम कर दो, पे ना करो। हमारे जो स्टेट बैंक में जो दोस्त बैठे हुए हैं वो इस बात को इस तरीके से समझ जाएंगे कि लायबिलिटी पे करने में और कम करने में क्या फर्क है। जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसको समझ आ जाएगी कि लायबिलिटी पे करने में और कम करने में क्या फर्क है। आज पाकिस्तान के ऊपर 30,000 अरब का अगर कर्जा है, 100 रुपए का डॉलर है, तो पाकिस्तान पे लायबिलिटी 300 बिलियन डॉलर की है। IMF कहता है कि ये जो 300 बिलियन डॉलर है इसकी लायबिलिटी कम करो। हम कहते हैं बिल्कुल करते हैं। हम वो जो 100 रुपए का डॉलर था उसको 300 पे ले आए। इस तरीके से जो लायबिलिटी 300 बिलियन थी वो कम होकर 100 बिलियन डॉलर रहेगी। IMF बड़ा खुश है, कहते देखिए आपने लायबिलिटी पे भी नहीं की और कम भी हो गई, कैसा जादू है। इस जादू में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फॉरेन ताकतें कर्ज दे देती हैं। आप देखें कितनी आसानी से 200 बिलियन डॉलर अचानक हवा में से लायबिलिटी गायब होगी। नाजरीन, ये लायबिलिटी तो गायब होगी, लेकिन किन के कंधों पे पड़ गई? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंधों से उतर के ये लायबिलिटी हम पाकिस्तानियों पे और हमारी आने वाली नस्लों के खून के साथ सेटल होने पे चली गई। अगर मैं एक आम सब्जी फरोश को बात समझाने की बात करूं, वो ये कि मेरे ऊपर कर्ज था, मैंने उसको पे नहीं किया, बल्कि मैंने ऐसा जादू किया कि आज के दिन में से मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन मेरे पोते पे आ गई। आज मैं जो कमाई कर रहा हूं उसकी वैल्यू, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम जैसे मैंने वादा किया करूंगा कि 2400 बिलियन डॉलर के साथ लाओ, वो अलग प्रोग्राम करता हूं। अब जादू ये हुआ कि हम पाकिस्तानियों को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो नॉन परफॉर्मेंस या मैं उसको कहूंगा एडवर्स परफॉर्मेंस की वजह से आने वाली नस्लों को नुकसान ही नुकसान हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लायबिलिटी कम होने की वजह से कर्ज मिल गया। नाज़रीन, ये है एडवर्स परफॉर्मेंस। अब बात यह है कि जब हमारे पास नेट इनकम नहीं है, सूद पे करने के बाद कर्ज पे करने की और खर्चे पे करने की कैपेसिटी नहीं है, तो हमने लायबिलिटी कम करके चालाकी के साथ और कर्ज लेना ही लेना है। अब अगला स्टेज क्या है जो मार्च में और अप्रैल में और मई में आपने फेस करनी है, वो ये है कि IMF प्रोग्राम आएगा, उन्होंने कहना है लायबिलिटी कम करो। लायबिलिटी पे नहीं कहेंगे, लायबिलिटी पे करो का लफ्ज नहीं आएगा, लायबिलिटी कम करो। अब लायबिलिटी कम कैसे होनी है नाजरीन? हमारे ऊपर 40,000 अरब रुपये का डोमेस्टिक कर्जा है। आज हमारा 300 रुपए का डॉलर है। इस 300 रुपए डॉलर को 450 से 500 के दरमियान अगर लेके जाते हैं तो लायबिलिटी कम हो जाती। अब मुझे बताएं नाजरीन, आज हमारा डॉलर 300 पौने 300 के दरमियान वेरी कर रहा है, और यही डॉलर मार्च अप्रैल में 400, 450 और 450 से 500 के दरमियान जाएगा तो लायबिलिटी कम होगी। जब ये लायबिलिटी कम होगी तो आगे IMF का कर्जा लेंडर हमें रिलीज करेंगे या एडजस्ट करेंगे, या नेट पेएबल जो हमारा बनता है थोड़ा बहुत पे करके एडजस्ट कर देंगे, रीस्केड्यूल कर देंगे। नाज़रीन, ये वो पॉइंट है कि जब डॉलर ने 465 पे रुकना है तो उस वक्त जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको फेस करने की पोजीशन में नहीं है। इसकी समरात, इसका खमियाजा हम पाकिस्तानियों ने तो भुगतना ही भुगतना है, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, जो जिसने जिम्मेदारी ली हुई है पाकिस्तान की बाउंड्रीज की सिक्योरिटी की, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं चूंकि वो जो जिम्मेदारी से भाग जाती हैं,
जिम्मेदारी से भागने वाला हुक्मरान, चाहे वो नवाज शरीफ था, चाहे वो इमरान खान है। देखें क्या हुआ 99 में, अगर बम धमाका कर दिए थे तो उसमें हमें ऐसे मेजर्स लेने की जरूरत ही नहीं थी जिससे इकोनॉमी तबाह हो। साइफर के मामले में जरूरत ही नहीं थी कि इस तरीके से इसको मैंने, अगर आपके आगे क्रेडिट क्रंच आ रहा है, चीजें आ रही है, आप उसको मैनेज करें इस तरीके से कि आपकी इज्जत भी बचे, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। लेकिन आज भी वो जिस तरीके से साइफर के मामले में इमरान खान साहब, जो मेरी अपनी इकोनॉमिक ओपिनियन है कि वो देख रहे थे कि मार्च 2022 में डॉलर ने डिवैल्यू होना है, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन है कि इसको डिवैल्यू करो अगले बजट से पहले, तो इसलिए वो मार्च से पहले पहले भाग गए। जो भी पॉलिटिकल बातें हैं वो एक अलग बात है कि हटाया गया या हट गए, चले उस तरह नहीं मैं जाता। पॉइंट ये है कि आने वाली जो हुकूमत है उसके लिए एक मुश्किल वक्त है, एस्टेब्लिशमेंट एक मुश्किल में है, हमारी आर्मी एक मुश्किल में है, ब्यूरोक्रेट्स मुश्किल में है कि हम इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करें। उनके पास सैलरियां देने के पैसे भी नहीं होते। अब पॉइंट क्या है कि इनके अलावा जो हमारे खर्चे हैं नाज़रीन वो क्या है। अब आप देखें हमारे पास इंटरेस्ट सूद के अलावा जो खर्चे डिमांड ऑफ ग्रांट के तहत अप्रूव हुए उसमें गवर्नमेंट के खर्चे हैं जो कि 1425 बिलियन 2020-21 में थे और 1591 2023-24 में, यानी कि उनको भी अपने खर्चे, पीएसडीबी के खर्चे, पेंशन्स, ये तमाम चीजें, बेनजीर इनकम सपोर्ट और पीएसडीबी, ये तमाम खर्चे मिला के 2700 और 5500 अरब तक पहुंचे। इसके बाद हमारे डिफेंस सर्विसेज हैं उसके खर्चे डाल दिए जाएं तो वो डिफेंस का अगर खर्चा देखा जाए 1290 था आज से 4 साल पहले, इस साल 1800 अरब है। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हमारा जो डिफेंस बजट 10 बिलियन डॉलर से कम होते होते 4-5 बिलियन डॉलर तक आ गया। ये मैंने लेटर 2017-18 में लिखा था कि आपका बजट जो 10 बिलियन डॉलर है इन टर्म्स ऑफ, जब रुपये में अप्रूव होता है लेकिन डॉलर उसके तकरीबन 10 बिलियन डॉलर बनते हैं, वो 4-4.5 बिलियन डॉलर रह जाएंगे क्योंकि आपके ऊपर जो कवानीन है वो इनकम्प्लीट है, वो इनकंसिस्टेंट है। नाजरीन हमारे कवानीन ही हमें लूट रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने इस एक्ट के तहत, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 है, उसके तहत हम पूरी पाकिस्तानी अवाम की वैल्यू को निचोड़ रहा है। उसकी जिम्मेदारी थी पब्लिक डेट मैनेज करना, वो पब्लिक डेट एडवर्सली मैनेज कर रहा है जिसकी प्राइस हम पाकिस्तानी दे रहे हैं। उसका काम था करेंसी एक्सचेंज रेट को मैनेज करना, एडवर्स मैनेज करना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। अब वो टेक्निकल टर्म्स निकालते हैं कि किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हम पाकिस्तानियों को दिखाई जाए और डिसेप्टिव फार्मूलाज और डिसेप्टिव तरीके से ऐसी एनालिसिस क्रिएट करते हैं, इकोनोमेट्रिक क्रिएट करते हैं जिससे कि पता चल सके जी देखें हमारी परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त है। हमारी भोली अवाम है जो कि उन इकोनोमेट्रिक्स में आ जाती है कि जी देखें ये हुकूमत कितना अच्छा काम कर रही है, लेकिन जब वो 3 साल बाद वापस जाते हैं तो पता चलता है कि वो अच्छा काम हमारे लिए अच्छा नहीं था, हम पाकिस्तानियों के लिए अच्छा नहीं था। नाज़रीन पॉइंट ये है कि आने वाली हुकूमत और करंट एस्टेब्लिशमेंट और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब तक सर जोड़ के नहीं बैठेंगी तब तक इस मुल्क के कवानीन चेंज नहीं होंगे। जब तक कवानीन चेंज नहीं होंगे रूल ऑफ लॉ भी इंसाफ नहीं ला सकता, गुड गवर्नेंस भी लॉ इंसाफ नहीं ला सकती। रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस हमें लॉसेस से नहीं निकाल सकती। रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस हमारी इनकम नहीं बढ़ा सकती। जब तक कि हम इनकंसिस्टेंट कवानीन, इनकंसिस्टेंट लॉज, छुरा घोंपने वाले कवानीन हैं, उनसे हमें तभी निजात मिलेगी जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सर जोड़कर बैठेंगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती रहीं तो हमारा कैश डेफिसिट ये बढ़ता रहेगा, करेंसी डिवैल्यूएशन प्रोसेस बढ़ता रहेगा और हमारे आने वाली नस्लों के रिसोर्सेज, उनकी वैल्यू कम से कम होती रहेगी। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ नाज़रीन नॉर्मल इकोनॉमिक्स की बातें नहीं है, ये फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की बातें हैं कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस जो कि हमारा कुरान और इस्लाम कहता है कि किसी की वैल्यू नहीं छीननी, जो उनके साथ काम हुआ वैल्यू टू वैल्यू एक्सचेंज करना है, और हमारे मुल्क के कवानीन इस रूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमें जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए अच्छा फैसला नहीं लेती, वही फैसला अच्छा अवाम के लिए तब होगा जब हम इस मैस से बाहर निकलेंगे। मेरी आप तमाम दोस्तों से, प्रोफेशनल से ये दरख्वास्त है कि उस कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा बने जो हमने इस प्रोग्राम के तवस्सुल से शुरू किया है, और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने आप में से जो प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, लॉयर कम्युनिटी है, मुफ्ती हजरात हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि वो इसका हिस्सा बने ताकि हम अपना एक पैगाम इक़्तिदार आला में बैठे हुए भाइयों को पहुंचा सकें कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी जॉब, आपकी सैलरी भी उसी वक्त सिक्योर है जब हम इस दलदल से बाहर निकलेंगे। ये पॉइंट अगर समझाने की कोशिश की जाए इक़्तिदार आला में लोगों को तो वो समझना चाहते नहीं।
या उनकी कैपेसिटी नहीं। मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आरफ अलवी समय से लड़ पड़े। क्या करें हम, हमारे पास ऑप्शन नहीं है स्वाइस के कि हम एक रिक्वेस्ट करें, दरख्वास्त करें कि हमारे कवानीन कंप्लीट कर दिए जाएं ताकि हम पाकिस्तानियों को कारोबार करना आसान हो, टैक्स देना आसान हो और इस सोसाइटी में इंसाफ पर मबनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या बिजनेस एक्टिविटीज़ करना आसान हो। नाजरीन, इस मामले में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने हमसे रब्ता करना है। स्क्रीन पे मेरा नाम, मेरा नंबर शायद लिखा हुआ, आप पाएँ तो हम इसको लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी अगले पॉइंट को जो मैं फाइनल करना चाह रहा हूँ नाजरीन, कि एक क्वेश्चन हमारे एक दोस्त ने किया कि अगर ये 465 पर जाएगा तो उसके बाद कितना अरसा ये 465 पर रहेगा। इसके बाद मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम खत्म करता हूं। देखिए, जब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनकम चाहिए खर्चे करने के लिए और इनकम ना हो तो उन्होंने एक काम करना है, अपनी लायबिलिटी थ्रू करेंसी डिवैल्यूएशन रिड्यूस करनी है और वो हर 6 माह बाद, साल बाद उनको करनी है। अभी पीडीएम ने जो वक्त गुजारा, उन्होंने अपनी करेंसी डिवैल्यूएशन के तहत अपना सर्वाइवल लिया और इसहाक डार साहब ने उसको वापस 340 से वापस 285 तक ले आए। अब फिर इसको डिवैल्यू करेंगे 465 500 तक जाने के बाद, शायद 40-50 का फिर नीचे ब्रेक लगे, लेकिन 1-1.25 साल बाद फिर यही प्रोसेस होगा, फिर 1.25 साल बाद यही प्रोसेस होगा। लेकिन हर प्रोसेस में आने वाले वक्त में जो करेंसी में जो डिवैल्यूएशन होनी है, जो कमी होनी है, उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। आप देखें, पहले 110 था, 110 से जंप लगी 165 तक चला गया, 50 रुपए बढ़े। 165 से जंप लगी वो 240 तक पहुंच गया, 90 रुपए बढ़े। 240 से जंप लगी 330 तक, 40 तक पहुंच गए, 100 रुपए बढ़े। ओवरऑल देखें कि अगर आप 165 से 300, 350, 340 तक गया तो क्या हुआ। अब फिर जंप लगनी है 150, 200 की, 250 की, फिर वापस आएगा 50, फिर जंप लगेगी 300, 400 की, फिर 500, 700 की, फिर 1000 की। इस प्रोसेस को हमने रोकना है। हम पाकिस्तानी उस वक्त रोक पाएंगे जब हम तमाम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होंगे, तो हम इस प्रोसेस को रोक पाएंगे, क्योंकि इसके बेनिफिशियरी सिर्फ 2% लोग हैं, बाकी 98% पाकिस्तानी इसका बेनिफिशियरी नहीं है। हर बिजनेस कम्युनिटी का मेंबर इसका विक्टिम है, हर पाकिस्तानी इसका विक्टिम है। हमारे लिए यहाँ पर एक पैगाम है जो हम देना चाहते हैं इक़्तिदार आला में दोस्तों को, कि पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए हुक्मरान नहीं बनना चाहती कि उनके ऊपर सीटें नहीं हैं, वो इसलिए नहीं बनना चाहती कि आगे घड़ा है जिसके अंदर वो गिरना नहीं चाहते। वो अपोजिशन में बैठ के क्रिटिसाइज तो करना चाहते हैं ताकि अगले 5 साल जो आए उसको सिक्योर कर ले, लेकिन इस गड़े में गिरने के लिए तैयार नहीं है जब तक 2/3 मेजोरिटी ना हो। हमें इजाज़त दीजिए, हम आपके साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में कंसल्टेटिव प्रोसेस में फिर दोबारा हाजिर होंगे, जिसमें हम आपसे बात करेंगे जो पिछले 7 दिन के बाद अगले 7 दिन के कंसल्टेटिव प्रोग्राम हुए, हम उसमें आपके साथ अपने एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।